रात के 3 बजे का वक्त था जब जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज ने इसकी नींद उड़ा दी। कुछ देर बाद दरवाजा खोलने की आवाज आई। इसे यकीन था दरवाजा आज भी मालिक मकान ने ही खोला होगा। अब तो इसे इस चीज की आदत हो गई थी। रोज रात देर तक मालिक मकान अपने बेटे के इंतजार में बैठा रहता और जब वो घर आता तो मामूल के मुताबिक इसे 2-4 सुनाता, जिसके जवाब में इसका बेटा भी नशा में धत कुछ अव्वल फूल कहता और फिर ये तमाशा खत्म हो जाता। इसे ना तो मालिक मकान से और ना उसके बेटे से दिलचस्पी थी, मगर इसे अपनी नींद में खलल होने पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन मजबूरी के बाइस वो कुछ कह नहीं सकती थी। इसने घर से कदम अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए निकाले थे, मगर अभी तक वो कोई ढंग की जॉब भी तलाश नहीं कर पाई थी। पिछले माह का किराया भी इसने अदा नहीं किया था। इसने पास लेटी सदिया को देखा जो मजे से नींद की वादियों में खोई हुई थी। रोज का खाना सदिया अपने पैसों से ही ला रही थी और बगैर कुछ कहे वो इसके लिए खुद प्लेट में निकाल लाती, और जब तक वो ना खाती तो सदिया भी गुस्से से खाना रखाती। फिर मजबूरन इसे खाना पड़ता। हकीकतन इसे बहुत शर्मिंदगी होती। रोज रोज इसे यूं सदिया का खाना लाना पर अच्छा नहीं लगता था। सदिया से इसकी मुलाकात तब हुई थी जब इसे शहर आए 2 माह हुए थे और वो अपने रहने के लिए मुनासिब जगह तलाश कर रही थी। इन्हीं दिनों इसने अखबार में इस मकान का इश्तिहार देखा जो कि इसकी काम की जगह के बहुत करीब था। मकान ढूंढने में इसे ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। वो जब घर के अंदर दाखिल हुई तो सदिया मालिक मकान को एडवांस दे रही थी। शायद उसके आने से पहले वो दोनों बात कर चुके थे। अस्सलाम अलैकुम, इसने फिर भी आखिरी उम्मीद के तहत बात का आगाज किया। वालेकुम अस्सलाम, मालिक मकान ने अजनबी नजरों से देखते जवाब दिया। वो मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था, इसीलिए के घर लिए आई हूं। इसने मालिकान मकान की सवालिया नजरों को दुखते बात मुकम्मल की। ओ अच्छा अच्छा, आओ बैठो। मालिक मकान के इशारे पर वो सदिया के साथ बैठ गए। मालिक मकान उठकर बाहर गया तो इसने एक नजर सदिया पर डाली। मामूली सूरत की हामिल गंदुमी रंगत की इससे चंद साल ही बड़ी लग रही थी। सदिया चौंक के मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थी, इसलिए इसका यूं देखना महसूस नहीं किया। मालिक मकान पानी लेके आ तो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जे होगी। बेटा तुमने आने में देर कर दी, मैं मकान तो इस बच्ची को किराए पर दे चुका हूं, मालिक मकान ने कहा। अंकल मुझे इस मकान की बहुत जरूरत थी, मैं बहुत दूर से आई हूं। क्या यहाँ कोई और मकान नहीं इस पड़ोस में? इसने मायूसी से पूछा। मालिक मकान के जवाब से इसका दिल में जो उम्मीद थी एकदम खत्म हो गई। मुझे मुआफ करना बेटा, तुम्हें इतनी दूर सफर करना पड़ा, मगर मकान में दे चुका हूं और तो यहाँ कोई मकान किराए के लिए खाली नहीं है। जहां तक मेरा अंदाजा है, मालिक मकान माजरात खाहाना लहजे से बोला। वो नाउमीदी से फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कोई बात नहीं कहकर चली गई। वो अभी गिल्ली के मोड़ तक पहुंची ही थी जब इसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। इसने मुड़ के देखा तो वो सदिया थी। एक खुशबूदार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसने पास आकर तारुफ के तौर पर हाथ बढ़ाया। हाय, मेरा नाम सदिया है। जोया, इसने हाथ थामते हुए अपना नाम बताया। असल में सोच रही थी कि तुम्हें भी कमरा की जरूरत है और मुझे भी, तो क्यों ना हम दोनों रूम शेयर कर लें, आधा किराया तुम दे देना आधा में। सदिया ने सवालिया नजरों से इसे देखते तजवीज पेश की। इसे सदिया की ये तजवीज बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसने चंद लम्हे जान के सोचने के लिए लगाए और फिर रजामंदी जाहिर की। सदिया ने मालिक मकान से बात की। ये इसकी सदिया से पहली मुलाकात थी। सुबह इसकी आंख अलार्म के शोर से खोली। इसने अलार्म बंद किया और पास लेटी सदिया को आवाज दी। सदिया की नींद बहुत पकी थी, इसलिए सुबह जगाने का काम उसके जिम्मे था। यार उठ जाओ, फिर तुम्हारा किलोस बास तुम्हारी तनख्वाह काट लेगा, उठो जल्दी करो। वो सदिया को आवाज देकर किचन में चली आई। इसने फर्ज खोला तो सिर्फ 2 अंडे और 2 सालन पड़े थे। ये फर्ज मालिक मकान की बीवी ने उन्हें दिया था। माना कि ये बहुत पुराना और छोटा था, मगर उनके लिए काफी था। रात की पड़ी रोटी को इसने हल्का घी लगाया और इसे पराठे की शक्ल दे दी। आमलेट बनाने के बाद इसने चाय चढ़ाई तो ऊपर से मालिक मकान का बेटा उतरता नजर आया। इसने कभी इसको गौर से नहीं देखा था।
न जाने क्यों इससे एक खौफ सा महसूस होता था। शायद उसकी हरकतों के सबब वो लाशऊरी तौर पर खौफ महसूस करती थी। मेरे बास ने कहा है इस महीने वो सैलरी में इजाफी करेंगे, चाय पीते हुए सदिया ने बताया। सदिया, मैंने कल न्यूज़पेपर में ऐड देखा, एक आया की जरूरत है किसी बुजुर्ग औरत को संभालने के लिए, तो तुम आया की नौकरी करोगी। सदिया ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले काट दी। यार क्या फर्क पड़ता है, वहां लिखा था सैलरी अच्छी मिलेंगी, फिर मुझे अम्मा को पैसे भी भेजने हैं। इसने मजबूरी वाजे की। तो बहुत और जॉब्स भी तो है जोया। हाँ मगर उन्हें सैलरी अच्छी नहीं। तुम तो जानती हो मेरी क्वालिफिकेशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तुम इतना क्यों सोच रही हो, मिल जाएगी जॉब, फिक्र मत करो। सदिया ने इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। सदिया के जाने के बाद इसने बर्तन समेटे और कमरे की सफाई करने के बाद अपना वो सूट निकाला जो इसने खास मौकों पर जाने के लिए रखा था। वो कल शाम को ही फोन करके घर का मुकम्मल एड्रेस ले चुकी थी। मौसम ने एकदम ही अपना मिजाज बदला। इसने घड़ी में वक्त देखा तो 9 बज चुके थे। परेशानी से इसने उधर उधर नजर दौड़ाई मगर किसी गाड़ी के आने का कोई इम्कान नहीं लग रहा था। बादल की गुड़गड़ाहट ने जोर पकड़ा तो ममनू में हल्की बूंदाबांदी तेज बारिश में तब्दील होगी। मजबूरना अब इसे वापस ही जाना पड़ेगा क्योंकि अखबार में मुलाकात का वक्त 9 से 10 तक का था और जब तक ये बारिश रुकती ये गाड़ी मलती वक्त निकल जाना था। इसने पैदल ही घर की राली घर पहुंचकर इसने लिबास तब्दील किया। डांसेस आज पर बहुत बढ़ गई थी। इसने अपने लिए एक चाय की प्याली बनाई। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रही थी। कुछ ऑनलाइन काम से वो चंद पैसे कमा तो रही थी मगर वो भी कभी काम मिलता तो ही वो कुछ कमा लेती। ऑनलाइन काम का भरोसा नहीं किया जा सकता। ऊपर से अजलान की आवाजें नीचे तक आ रही थी। अजान मालिक मकान का पोता था। इसने कभी भी अजलान के मुंह से इसके पाप ये माँ का जिक्र नहीं सुना। वो खामोश तब बच्चा था। हर शाम जब वो पढ़ने आता तो खामोशी से एक जगह बैठे रहता। शायद माँ की कमी और बाप की शफकत से महरूम बच्चे पर एतमाद नहीं होते। अजलान भागकर नीचे आया तो इसकी सोचों का इर्तिकाज टूटा। वो अजलान को देखकर हैरान रह गई जो उसके पीछे सहमा सा छुपा हुआ था। अजलान के गाल लाल हो रहे थे। 5 साल के इस बच्चे को देखकर इसे तरस आया। अजलान, क्या हुआ बेटा, अब तो क्यों रो रहे हो? इसने अजलान के उनसे पूछे। बताओ बेटा क्या हुआ? तो नहीं मेरी जान क्या हुआ? इसने इसे गाली से लगाया। अजलान को अंदर कमरे में बिठाकर वो ऊपर आई तो घर में अंदर से टीवी की आवाज बाहर तक आ रही थी। एकदम ही गुस्से का उबाल उसके अंदर उठा। वो सीधा उसके सर पर जा पहुंची। शर्म नहीं आती आपको? बच्चे पर हाथ उठाते हुए। जरा हया नहीं है आप में? वो गुस्से से फुंकारती बोली। सामने ये थे शख्स की माथे की रगें तन गई। इसका ये लहजा इसे पसंद नहीं आया तो वो भी उठ खड़ा हुआ। वो मेरी औलाद है, मैं इसके साथ जो भी करो। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? सख्त लहजे के साथ वो मुखातिब हुआ। औलादा? वो तंजिया लहजे से हंसी। वो आपकी औलाद हो या ना हो, बच्चे को इस तरह मारने का हक आपको नहीं है। और आपको क्या पता औलाद क्या होती है? आपे तो एक अच्छी औलाद होने का मतलब जानते नहीं होंगे। अब जैसी औलाद से तो उसके अपने माँ बाप भी खुश नहीं। इसने नफरत से सामने खड़े शख्स को देखा। तुम्हारी इस बकवास का मतलब? सामने खड़े शख्स ने इसे बाजू से दबोचा तो खौफ उसके सारे जिस्म में सरायत कर गया। आइंदा मेरे सामने बकवास मत करना और अपने काम से काम रखा करो। अजलान मेरा बेटा है और मैं जानता हूं कि मुझे अपनी औलाद के साथ कैसा रवैया रखना है कैसा नहीं। जोया ने दर्द बाजू के अंदर तक महसूस किया। इस शख्स की आंखों में भी बेरुखी थी। उसके छोड़ने पर उसने बाजू सहलाए। वो वापस जाने को पलटी तो दरवाजे पर पड़ोस की औरतों को देखकर शशदर रह गई जो इसे मशकूक नजरों से देख रही थी। तुम यहां क्या कर रही हो? उन चंद औरतों में से एक ने पीछे खड़े शख्स को देखते पूछा। वो मैं अजलान की वजह से आई थी, इसने घबराते जवाब दिया। न जाने क्यों इसका दिल यकदम तेजी से धड़कने लगा जिसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। पीछे खड़ा शख्स ने एक बेजार सी नजर उन औरतों पर डाली और बाहर चला गया। शायद इसे उन सब से दिलचस्पी नहीं थी। अजलान तो नीचे है, एक और सवाल आया तो वो खामोश हो गई और साकित नजरों से इसने सामने खड़ी तमाम औरतों को देखा।
जो मिनटों में इसकी बात सुने बगैर अंदाजा लगा चुकी थी कि वो यहाँ क्यों आई थी। शाम तक ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी कि वो और मालिक मकान महमूद कुरैशी का बेटा हमाद के साथ अकेले पकड़ी गई। सिर्फ सदिया थी और महमूद कुरैशी, और उनकी बीवी को इसकी बात का यकीन था। वो पूरे मोहल्ले वालों की जुबान पर एक ही बात थी। इसे आज अपनी माँ की बात याद आ रही थी। जब वो शहर आ रही थी तो उनकी हर बात में ये बात शामिल थी जो वो इसे समझाते हुए बोलती थी। बेटियों की इज्जत शीशे से भी ज्यादा नाजुक होती है, जो एक बार टूट जाए तो इसका जुड़ना बहुत मुश्किल है। वो शख्स जिसकी वजह से इस पर यह इल्जाम लगा था, इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी, जिसकी वजह से शक और भी गहरा हो रहा था। सबका यही मानना था कि शायद वो इस वजह के सबब घर वापस नहीं आया। हमाद आज पूरे 2 दिन बाद घर वापस आलिफ था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। वो सीधा अंदर चला आया। सामने लॉज में महमूद कुरैशी बैठे थे। इसने एक उचटती नजर उन पर डाली और कमरे की तरफ जाने को कदम बढ़ाए। रुको, महमूद कुरैशी की आवाज ने इसे रोक लिया। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उन्होंने इसे बैठने का इशारा किया। 2 दिन से कहाँ थे, तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। उनके लहजे में सख्ती दर आई। काम से लाहौर गया था। इसने जान छुड़ाने के वास्ते झूठ गढ़ा। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वो जानते थे इसका रद्द अमल किया होगा, मगर इसे बताना तो था। मेरा रिश्ता किससे? आप जानते हैं ने मुझे शादी नहीं करनी। वो उनकी बात पर भड़क उठा। जानता हूं, मगर ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। उन्होंने इसके बाद होने वाले की तमाशे की पूरी कहानी बयान की। तो मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? मुझे नहीं करनी शादी। गुस्से से इसका माथा गर्म हो गया। महमूद कुरैशी ने बेबसी से इसे देखा। इसके जाने के बाद जो कहानी बन चुकी थी, इसको उन्होंने यही कहकर रोका था कि जोया उनकी होने वाली बहू है और 1 हफ्ते में उनकी शादी है। उनकी इस बात से महल्ले वालों का मुंह तो बंद हो गया, मगर सबसे मुश्किल मरहला हमाद को राजी करने का ही था। मैं अपनी जुबान दे चुका हूं इस लड़की की मां को। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो बाप की इज्जत रख लो, या फिर बाप का सर झुका दो। फैसला तुम्हारा है। वो बेबसी से गोया हुए। हमाद ने पाप की मक्खी नजरें देखी तो मजीद कुछ कहने के लिए मुंह से आते अल्फाज खत्म हो गए। दोनों बाप बेटा अपनी अपनी जगह मजबूर थे। महमूद कुरैशी ने जब इसकी मां से रिश्ते की बात की तो डर गई थी, कहीं उसकी मां को असल हकीकत का इल्म ना हो जाए। शायद इसी सबब महमूद कुरैशी ने शादी के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया। वो नहीं जानती थी कि कैसे उन्होंने इसकी मां को मनाया। इसे तो बस इतना याद था कि उन्होंने इसके सामने अपने बेटे का रिश्ता रखा। मैं जानता हूं बेटा, तुम बेकसूर हो, मगर हमारा ये मानशर्रा औरत को जीने नहीं देता। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे के नाम के साथ इज्जत से पुकारी जाओ, ना कि बुरे अल्फाज से। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मगर इस वक्त इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैंने ये फैसला बहुत सोच कर किया है। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वो इसके पर हाथ रख कर चले गए। शायद जिंदगी उन्हीं चीजों का, उन्हीं हालात और वाकयात का नाम है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसने भी हालात के सामने सर झुका दिया और फैसला का इख्तियार अपनी मां पर छोड़ दिया। शादी की तकरीब खत्म हो चुकी थी। वो अभी तक छत पर बैठा था। जिंदगी के इस मोड़ के बारे में इसने सोचा भी नहीं था। शायद ये सब इसकी किस्मत का हिस्सा था। वो लड़की जो इसकी जिंदगी में इसकी शरीक हयात बन चुकी थी, क्या वो इस रिश्ता को निभा पाएगा? न जाने कितने सवाल उसके ज़हन में अटक गए थे। इसकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। जोया ने आखिरी निगाह घड़ी पर डाली। इस वक्त 2:30 हो रहे थे। इसे यकीन था कि वो नहीं आएगा, मगर न जाने क्यों इसके दिल में झूठी उम्मीदों ने बसेरा किया हुआ था। वो जानती थी कि उनकी शादी नॉर्मल नहीं है। जिन हालात और वाकयात में इसकी शादी हुई है, शायद कोई ख्वाहिश रखना बेकार था। इसने बेबसी से बेड के सरहाने टेक लगाकर आंखें मूंदी। उनसों के कतरे लड़ी की सूरत में बह रहे थे। इसकी जिंदगी की नई शुरुआत ऐसे होनी थी, इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इसकी मां के आखिरी अल्फाज इसके जहन में घूम रहे थे। मैं जानती हूं तो इस शादी से खुश नहीं है, मगर औरत के किरदार पर एक दफा कोई दाग लग जाए तो इसे मिटाना बहुत मुश्किल होता है।
मगर मुझे खुशी इस बात की है तो इज्जत से अपने घर की होगी है। सब्र से काम लेना बेटा, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज ठीक हो जाएगी। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है बेटा, इसे गुजारते बाज औकात इंसान टूटता है, बिखरता है, मगर याद रखना बेटा, हिम्मत मत हारना। जिंदगी का काम इम्तिहान लेना होता है, पास होने की कोशिश करना हमारा काम है। वो काफी देर तक इसे समझाती रही, शायद वो इसे हौसला दे रही थी। शायद उसकी जिंदगी का ये एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका था और इसमें इसे कोशिश करनी थी। इसने आखिरी निगाह घड़ी पर डाली तो 4 बज चुके थे। इसने आंखें मूंद ली, वो गहरी नींद सोना चाहत थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों से दूर थी। दर्द की शिद्दत से इसका सर भारी हो रहा था, मगर फिर भी इसने सोने के लिए आंखें मूंद ली। सुबह जब उसकी आंख खोली तो आधा दिन चढ़ चुका था। रात को देर तक जागने के सबब इस आंख देर से खोली। इसने जल्दी से लिबास तब्दील किया। रात की सारी बातें जहन में घूम रही थी। सामने दीवार पर टंगी तस्वीर ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। शायद उसके कॉलेज की तस्वीर थी, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मुस्कुरा रहा था। इसके ब्राउन बाल इसके माथे तक आ रहे थे। इसने कभी इसे मुस्कुराते देखा ही नहीं था, वरना इसके गाल में पड़ते डिंपल की वजह से वो बहुत मासूम नजर आ रहा था। शायद ये इसकी बहुत पुरानी तस्वीर होगी, इसने दिल में सोचा। वो कमरे से बाहर आई तो मिसेज महमूद अजलान को खाना खुला रही थी। इसे देखकर वो मुस्कुराई। आओ बेटा, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चेहरे पर सादगी भरी मुस्कुराहट सजाए उन्होंने इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अजलान जाओ, आपको दादो बिला रहे थी। इसके सामने बात करना उन्हें मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इसे मंजर से हटाना चाहा। तुम बैठो, मैं पहले तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वो अजान के जाने के बाद किचन में चली आई। मैं जानती हूँ बेटा, इस शादी में ना तुम्हारी रजामंदी थी और ना हमाद की, मगर शायद किस्मत में तुम दोनों का एक होना लिखा है, इसलिए अब इस रिश्ते को निभाना तुम दोनों का काम है। नाश्ते के दौरान वो इसके वीरान चेहरे को देखते हुए बोली। जहां नवीली दुल्हन की तरह कोई खुशी नहीं थी। हमाद का मिजाज सख्त है, मगर वो पहले ऐसे नहीं था। ये तो बस अजलान की मां के जाने के बाद मेरा बेटा बदल गया। उनकी आंखों में नमी। ये रिश्ता नहीं, ये तो एक मजबूरी थी, इसे दिल ही दिल में सोचा। इसे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, अगर दिल दुखी था तो सिर्फ इस बात से कि इसका ना तो कोई ख्वाब पूरा हो सका और ना कोई ख्वाहिश। नाश्ते के बाद से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। सब शादी की मुबारकबाद देने और कुछ दुल्हन को देखने के वास्ते आए थे। हमाद को इसने कल निकाह के बाद से अब तक नहीं देखा था। वो मेहमानों के बीच से उठकर किचन में चली आई। इसे मिसेज महमूद का अकेले काम करना अच्छा लग नहीं रहा था, इसलिए उन्हें मेहमानों के पास भेज दिया और खुद मेहमानों के लिए चाय तैयार करने लगी। शाम का वक्त था जब वो कमरे में आया। एक उचटती निगाह इस पर डाली और अलमारी से लैपटॉप निकाल के सोफे पर बैठ गया। इसने गौर से इसका जायजा लिया। बमुश्किल वो पिच का लगता था। इस वक्त वो खिली सी ब्लैक शर्ट में मलबूस था। इसकी आंखें छोटी छोटी सी थी, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इसकी आंखों का रंग क्या होगा। ना जाने वो लैपटॉप पर क्या काम कर रहा था, एक बार भी उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। इसे ये खामोशी सजा लग रही थी। काश के सदिया होती तो इसके पास चली जाती, मगर सदिया ने इसके रिश्ता पक्का होने के बाद ही ये घर छोड़ दिया था। कुछ कहना है तुम्हें? हमाद की आवाज से इसकी सोचों का इर्तिकाज टूटा। कहने को अब कुछ बाकी नहीं रहा। वो तल्ख लहजे से गोया हुई। शायद इसे ये बावर कराना मकसूद था कि वो कसूरवार था। अगर वो उन 2 दिनों में लूट आता, उसके किरदार की गोद दे देता, तो शायद इसका हालात मुख्तलिफ होती। हमाद ने पहली बार शादी के बाद इसे गौर से देखा। उसके हाथों पर मेहंदी कितनी प्यारी लग रही थी। इसके हाथों पर नजर पड़ी तो एकदम ही दिल में ख्याल कूदा। हमाद ने लैपटॉप बंद किया और अलमारी में रखा। 2-3 शर्टें निकाली और बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो स्त्री के साथ अंदर दाखिल हुआ। बज़ाहिर वो मोबाइल पर मुतवज्जे थी, मगर उसके हर अमल को वो देख रही थी। उसके कपड़े प्रेस करने से लग रहा था कि शायद वो पहली बार कपड़े प्रेस कर रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाजा खोला तो सामने मिसेज महमूद खड़ी थी। बेटे पर नजर पड़ी तो चेहरे पर संजीदगी दर आई। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? हटो। उन्होंने शर्ट इसके हाथ से ले ली। मैं नहीं कर रहा था, ये प्रेस कर रही थी। मैं तो बस चेक कर रहा था कि स्त्री काम क्यों नहीं कर रही। इसने बड़ी आसानी से झूठ खड़ दिया। जोया ने हैरत से इसी देखा। मिसेज महमूद ने शर्ट वापस रख दी। मुझे लगा शायद ये कर रहा था। वो इसे दुखते हुए बोली, काम खत्म करके जल्दी आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूं। उन्होंने कहा और वापस चली गए।